गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे। सो प्लैंक्स जो है, प्लैंक्स रेडिएशन ने जो लॉ दिया था, प्लैंक्स प्रपोज दैट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन अराइज ड्यू टू द ensemble of the oscillator of molecular dimension। अब ये जो बात कही गई है कि ब्लैक बॉडी अराइज ड्यू टू द ensemble ऑफ ऑसिलेटर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिमेंशन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हम किसी मेटल की बात कर लें तो उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो यूजुअली वी सी दैट अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ऑल दी एटम आर अरेंज्ड इन ए परफेक्ट वे, सो लाइक दिस वे। अब वो कह रहे हैं कि प्लैंक्स ने जब ये बात डिस्कस की थी तो उसने कहा था कि ये जो एक एक पार्टिकल है ये वाले, दे बिहेव एज एन ऑसिलेटर, तो वो एक तरह के ऑसिलेटर एक्ट करते हैं। अब ये जो ऑसिलेटर है वो सॉलिड स्टेट में मूव तो कर नहीं सकती, यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये हम सबकी पोजीशन जो है फिक्स है इन द सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में फिक्स है सो दे वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन टू से कि ये वाइब्रेट करते हैं। इट इज लाइक दिस वे, लिटिल वाइब्रेशन इज देयर, इसकी भी लिटिल वाइब्रेशन होती है, दिस इज लिटिल वाइब्रेशन एंड वाइब्रेट। बट वो अपनी स्पेस को यहाँ पे जो फिक्स है उस अपनी जो है स्पेस उसको नहीं छोड़ते, दे वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो उसकी जो वाइब्रेशन है, ये वाली जो वाइब्रेशन हम कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। अब जो इनका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है तो दैट मीन से वो वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन 10⁻⁹ मीटर तक उनकी सिर्फ वाइब्रेशन होती है, इट इज वेरी लेस। सो दैट इज कॉल्ड इंटरएटॉमिक, जो है उसके डिस्टेंस तक ही वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अभी प्लैंक्स ने अभी ये बताया था कि प्लैंक्स प्रपोज दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन अराइज टू द ensemble ऑफ ऑसिलेटर। ensemble का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सैम्बल हुए पड़े हैं और वो एक एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटर एक्ट कर रहा है। अगर ये सारे ऑसिलेटर एक्ट कर रहे हैं दैट मीन टू से देयर मैनी टाइप ऑफ 1000 और मिलियन टाइप ऑफ द ऑसिलेटर आर देयर। एंड यहाँ पे एक बात और भी कही थी, ऑसिलेटर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिमेंशन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिमेंशन लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर डिमेंशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसके जितना ही वो वाइब्रेट करेंगे। अगर ये विल वाइब्रेट तो इट विल 10⁻⁻, इट विल बी 10⁻⁻। अगर ये वाइब्रेट करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन इस तरह से वो कर रहे हैं, उसको वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो ट्रीट करके इस थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर डिमेंशन, यहाँ तक मैंने अभी बताया था, these oscillator absorb energy from the wall of the black body as a result of energy exchange of the oscillator ensemble come into the thermal equilibrium at the temperature T of the wall of the black body. So under these conditions the oscillator have the different energy at any given time, but average energy जो है that has a definite value, and energy density inside the black body is obtained by multiplying this EV stand for this average energy and the number of oscillator per unit volume and in the frequency range mu plus d mu। that means to say कि अगर हम इस ensemble की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हर एक जो एटम की जो है अपनी अलग एनर्जी होगी, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो देयरफॉर वी विल टेक एवरेज ऑफ दैट, तो एवरेज एनर्जी ले लेते हैं।
एंड साथ में ये नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो हम नंबर ऑफ एटम को एन नॉट मान लेते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ एन ले लें या सिंपल एन ले लें। तो द एंड अगर ये वाइब्रेट करते हैं, तो अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, दैट इज म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम म्यू प्लस डी म्यू कहते हैं। दैट मीन टू से कि ये जो अभी डिस्कशन में कर रहा था उसमें ये बात हो रही है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्ट कर रहे हैं। वो हार्मोनिक ऑसिलेटर जब एक्ट करेंगे तो उसकी सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है तो देयरफॉर वी विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल दैट एनर्जी, एंड इफ वी हैव द एन नंबर ऑफ द एटम तो मल्टीप्लाई बाय एन भी करेंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी कि अगर ये फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अलग है, इसकी अलग है, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम म्यू टू डी म्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दैट। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने ये बताया कि जो एनर्जी है ई वी डी म्यू, दैट इज एनर्जी जो है वो इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस ई बार। ई बार का मतलब है एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर, एंड डी म्यू इज द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर। अगर यहाँ पे इफ एन नॉट, एन वन, एन टू, एन नॉट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी 0, एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू एंड nh म्यू, ये एनर्जी है। देन टोटल नंबर ऑफ द ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस n कैपिटल है, which will be equal to this n0 plus n1 plus n2 plus n3 and nn. So that is these are the number of oscillator present into a given volume. So Planck's के accordingly जो energy है, Planck's energy of such oscillator is given by this E is equal to e raised to power minus h mu divided by kt. सो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर को 3 मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी ई एन इज, दिस इज एन नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई एन डिवाइडेड बाई के टी। तो दिस इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने दिया था कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये वाली इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हम 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली, इसमें पुट अप करेंगे। तो अगर 2 में पुट अप करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो 3 को भी साथ लेके चलेंगे कि यहाँ पे एनर्जी जो है ई, जहाँ पे लिख रहा मैं ई लिख रहा हूँ ई एन, वो एनर्जी किसके बराबर है, ई रेज टू पावर माइनस एच मी डिवाइडेड बाई के टी। सो देयरफॉर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n जो है ऐसा ही आ जाएगा, दिस इज एन नॉट, और n1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, दिस इज n1, दिस इज n नॉट ई रेज टू पावर, यहाँ पे en है, en की वैल्यू अभी मैंने बताया कि किसके बराबर हमने पुट करनी है, एच मी डिवाइडेड बाई के टी। यहाँ पे ये एनर्जी है, ई एनर्जी जो है ई दैट इज इक्वल टू एच मी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एच मी डिवाइडेड बाई के टी। फिर यहाँ पे सेकंड क्या है, एन नॉट ई रेज टू पावर 2 एच मी डिवाइडेड बाई के टी, एंड एन नॉट इज इक्वल टू 3 एच मी डिवाइडेड बाई के टी एंड सो ऑन। आपको याद होगा कि यहाँ पे एनर्जी 2 एच म्यू या 3 एच म्यू क्यों ली है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी 0, एच म्यू, 2 एच म्यू, 3 एच म्यू, इट कैन बी नंबर ऑफ एन एच म्यू के बराबर हो सकती है। सो दैट्स वाई कि हम ये वाली इक्वेशन में एनर्जी की वैल्यू इस तरह से ले रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सी है दैट कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। अगर जो पीछे इक्वेशन आई थी अगर उसको हम देखें तो इट विल बी इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन नॉट, यहाँ से एन नॉट कॉमन आ जाएगा सब में से, 1 प्लस ई रेज टू पावर एच मी डिवाइडेड बाई के टी, ई रेज टू पावर 2 एच मी डिवाइडेड बाई के टी, ई रेज टू पावर 3 एच मी डिवाइडेड बाई के टी एंड सो ऑन। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में
एच म्यू डिवाइड बाई के टी को एक्स पुटअप कर लें तो देयर फोर एन इज इक्वल टू एन नॉट, ये 1 प्लस ये एक्स के बराबर हो गया ई रेस्ट टू माइनस एक्स। यहाँ पे ये एच म्यू डिवाइड बाई के टी जो है वो उसको भी हम x के बराबर पुट अप करेंगे, यहाँ पे ये इसको भी x के बराबर पुट करेंगे तो दिस बिकम एन एक्सपोनेंशियल सीरीज इन द मैथमेटिक्स। सो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल सीरीज जो है 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 बाय इट इज द 1 बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स के बराबर आएगी। सो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो देयर फोर ये वाला जो n है वो ऐसा आ गया, दिस इज n नॉट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर x। अब x की वैल्यू जो है दोबारा से हम यहाँ पे जो अज्यूम की थी वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, n इज इक्वल टू n नॉट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर h म्यू डिवाइडेड बाय के टी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हमें मिल जाएगी। अब आ जाता है कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर जो है वो किसके बराबर होगी। टोटल एनर्जी जो है ऑफ दिस ऑसिलेटर, दिस इज ई टोटल विल बी इक्वल टू दिस ई एनर्जी जो है एवरेज जो हम ले रहे थे n1 प्लस 2n2 प्लस 3n3 प्लस n नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो है। अगर यहाँ पे E की वैल्यू E इज इक्वल टू एच म्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जो इक्वेशन नंबर 4 से हम पहले सॉल्व कर चुके हैं पीछे, तो ई टी विल बी इक्वल टू यहाँ पे E की वैल्यू यहाँ पे E इज इक्वल टू एच में पुट अप कर लेंगे तो देयर फोर इट विल बी एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी। तो यहाँ पे 2 एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 ई डिवाइडेड बाई के टी और यहाँ पे 3 एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस 3 ई डिवाइडेड बाई के टी आएगा। तो यहाँ पे एन नॉट फिर से दोबारा से सब में कॉमन आ रहा है तो ई रेज टू पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी, यहाँ पे 2 ई रेज टू पावर ई 2 ई डिवाइडेड बाई के टी और ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर सब में से ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है ई रेज टू पावर ई डिवाइडेड बाई के टी सब में से कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी ये बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे है 2, यहाँ पे इसमें से ये वाली जो टर्म है इनमें से एक बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे 1 रह जाएगी और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 2 रह जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से E जो है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर E डिवाइडेड बाई के टी को x अज्यूम करें तो ये वाली जो हमारे पास सीरीज है तो इट विल बिकम 1 प्लस इट विल बी दी 2x। इस पूरे को अगर हम x अज्यूम कर रहे हैं तो 2x प्लस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 1 माइनस x स्क्वायर इनवर्स विच इज मैथमेटिकल सीरीज। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। सो देयर फोर एन नॉट एच म्यू ई रेज टू पावर ई डिवाइडेड बाई के टी माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी सो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स जो है 1 माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स आएगा तो फाइनली यहाँ तक जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो ये 1 माइनस एक्स है तो जब ये 1 माइनस एक्स जो है वो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होना था अगर वो नीचे चला जाएगा तो हम इसको प्लस में ले लेंगे तो यहाँ पे ये जो प्लस में आ जाएगी टर्म। सो अब यहाँ पे क्या आया एन नॉट एच म्यू ई रेज टू पावर ई डिवाइडेड बाई के टी माइनस ई। तो x की वैल्यू जो है वो हमने क्या पुटअप की थी 1 माइनस ई रेज टू पावर ई डिवाइडेड बाई के टी एंड देयर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी व्हेन वी विल गोइंग टू सॉल्व दैट। इसके बाद जो है यहाँ पे देखें कि जो इक्वेशन नंबर 3 है सॉरी 6 बन रही है तो ई टी इज इक्वल टू एन नॉट एच म्यू ई रेज टू पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी और यहाँ पे 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी द स्क्वायर आएगा। अब जो एवरेज एनर्जी थी जो एवरेज एनर्जी है उसको हम क्या लेते हैं ई बार इज इक्वल टू ये जो टोटल एनर्जी आ रही है डिवाइडेड बाई एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर।
अब ये ई टी की वैल्यू जो है वो तो अभी 6 इक्वेशन से निकली है, और जो n की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 में आई थी। यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 5 में ये n की वैल्यू थी, n इज इक्वल टू n नॉट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाय के टी, ये इक्वेशन नंबर 5 में आई थी। ये वैल्यू है n की, और अभी जो हम निकाल चुके हैं ये ई टी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 में। तो अगर ये दोनों इक्वेशन जो है ई बार जो है तब निकलेगी अगर ई टी की वैल्यू यहाँ से ले लें और n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से ले लें। सो देयरफॉर हमने जब वो वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे जो ई टोटल है, सॉरी ई जो एनर्जी एवरेज एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू n नॉट एच म्यू, ये सारी की सारी सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 5 से जो इक्वेशन थी वो हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो जब यहाँ पे पुट अप करेंगे यहाँ पे n नॉट है तो ये n नॉट नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे देखें n नॉट है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी आएगा। अब यहाँ पे n नॉट से ये n नॉट कैंसिल, और ये 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी का स्क्वायर है, यहाँ पे ये सिंपल है। तो ये दोनों में से एक टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद दिस ई बार इज इक्वल टू एच म्यू ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी। अगर हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है डिवाइड करें इससे, ई रेज़ टू पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी से ही डिवाइड करें। सो इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो गया, और ये 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी किया, और यहाँ पे भी डिवाइड किया। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल करके तो 1 ये ई एच में रह जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा एच में डिवाइडेड बाई के टी, और ये 1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि द नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी की बात आएगी कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसकी रेंज क्या है। In range from mu to d mu is given by the Einstein, which is given by this 8 pi mu square d mu. Here is given by this 8 pi mu square d mu divided by c cube. So यहाँ पे अब जो energy in the term of frequency mu d mu will be equal to, ये वाला जो फैक्टर है दिस वन इज फैक्टर फ्रीक्वेंसी फैक्टर दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सो देयरफॉर ई म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर दिस एच म्यू डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर एच म्यू डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1 एंड डी म्यू। अगर हम म्यू को सी बाय लैम्डा कहते हैं तो देयरफॉर d mu will be equal to d modulus will be equal to minus it will be the c divided by lambda square d lambda, we will in the modulus that mean to say minus sign को हम as यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। तो therefore जो यहाँ पे e mu d mu है that will be equal to 8 पाई, और 8 पाई यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस वो 8 पाई, यहाँ पे 8 पाई ये वाला, और h को मैंने यहाँ पे साथ लिखा है, और ये म्यू जो है म्यू क्यूब है, और यहाँ पे c क्यूब तो पहले से है। सो देयरफॉर ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस लैम्डा, ई रेज़ टू पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अगर हम जो ये डी म्यू की वैल्यू थी उसको भी हम इसमें पुट अप करेंगे, सॉरी डी म्यू इज लेफ्ट हियर। तो जब डी म्यू की वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे देखें कि दिस इज ये म्यू क्यूब है, यहाँ पे म्यू क्यूब की वैल्यू जो है वो हम पुट अप करेंगे c डिवाइडेड बाय लैम्डा का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे।
तो सी हियर दैट कि ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज दिस एनर्जी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच, म्यू क्यूब था तो म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी बाय लैम्डा, तो सी क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे सी क्यूब था ई रेज़ टू पावर एच म्यू डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1, एंड जो डी म्यू थी उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। दैट मीन टू से कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इस सी के साथ ये सी कैंसिल, एंड यहाँ पे लैम्डा जो है वो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ये लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 5 8 पाई एच सी, तो सी ये वाली यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर एच जो है यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा, तो देयरफॉर म्यू को यहाँ पे दोबारा से सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 लिख लिया। तो ये वाली जो एनर्जी आ रही है दैट इज एनर्जी इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, and it is equal to 8 pi hc divided by lambda raised to power 5 1 divided by e raised to power hc divided by lambda kt minus 1 d lambda. So this is called as the Planck's जो रेडिएशन लॉ था उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो फाइनली वी विल गेट दिस रिजल्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो you know that very well कि what is photoelectric effect, when a beam of light of particular frequency fall on the metal surface, the electron are emitted from the surface is called photoelectric effect। तो अगर ये photoelectric effect जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो see here that कि this is the metal surface, और मेटल सरफेस के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एजेक्टेड ओनली व्हेन देयर, ये वाली जो एनर्जी जो E इज इक्वल टू एच म्यू है दैट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू। दैट मीन टू से कि ये इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में ये हेल्ड हैं बाय सम फोर्स, सो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मीन टू से दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर ये ई एच म्यू जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तो तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कह रहे हैं। सो दैट मीन टू से इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल ओनली व्हेन दिस ई इज इक्वल टू एच म्यू जो है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी, एंड रिजल्टिंग इनटू द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस। अगर ये हमारे पास है भी सही, सपोज हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व देख रहे हैं, तो लेकिन इट हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट कि ये इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहे हैं या नहीं। वाई द वे द इलेक्ट्रॉन तो किसी ने देखा भी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू चेक दैट वेदर द इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन और नॉट, तो हम क्या करेंगे, अगर इसके पाथ में यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, अगर इसके पाथ में हम जो है एक यहाँ पे ट्यूब लगा देंगे, तो अगर यहाँ से कैथोड ट्यूब्स जिसको हम एनोड ट्यूब बोलते हैं, तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो के ये रिसीव कर लेगी। अगर ये रिसीव करती है तो रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट रिसीव करेगी, तो रिसीव करने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर ये ट्रैवल करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है प्लेट, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इन उसके सीरीज़ में हम यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर, अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन जरूर आएगी। तो अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आती है दैट मीन टू से कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, और अगर इजेक्शन हो रही है तो ये प्लेट इसको रिसीव कर रही है। अगर ये रिसीव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल होंगे। तो अगर इफ़ वी कनेक्टेड इन द सीरीज़ कोई गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो देयरफॉर उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। वी शो दैट के जो
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शो हो रहा है, दैट मीन्स emission ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है तो दैट इज वेरी सिंपल दैट कि फोटो electron will emitted only when a light of the certain minimum frequency called threshold frequency जो है वो फॉल होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं. सेकंड ये है कि kinetic energy of emitted electron increase on increasing the frequency of incident light but remain unaffected on increasing the intensity of light. And third is number of electron emitted is directly proportional to intensity of incident light. So these are the general observation of the photoelectric effect. इसके बाद जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टाइन ने भी कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन दी थी एंड यूजिंग क्वांटम थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स थ्योरी द लाइट इज emitted not continuously but discontinuously in the form of packet and that is called quanta of radiation. And each photon has energy is equal to h mu when अगर ये वाले जो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को हिट करती है तो देयरफॉर जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इलेक्ट्रॉन को. तो जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो इलेक्ट्रॉन यूज दिस एनर्जी टू ओवरकम द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर ऑफ द मेटल एटम एंड टू इंक्रीज इट्स ओवन काइनेटिक एनर्जी. तो जो है जब ये इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर देगा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी एंड विल पास द एनर्जी बैरियर एंड इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो देयरफॉर दिस एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एच एम वी स्क्वायर. दिस एच म्यू क्या है, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी आ रही है क्वांटा ऑफ रेडिएशन. एच म्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है एंड प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. फाइनली जो है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर होगी, दैट इज एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन हमें ये पता चलता है कि अगर एच म्यू नॉट जो है, एच म्यू जो है ये वाली वैल्यू अगर वो लेस होगी एच म्यू नॉट से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं हो सकता. अगर ये वैल्यू जो है एच म्यू की हाई होगी इस वैल्यू से, एच म्यू नॉट से, वर्क फंक्शन से, बाइंडिंग एनर्जी से, तो तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं. अदरवाइज अगर ये वैल्यू लेस है देन दैट ऑफ दिस वन तो no electron will be ejected. So this was the explanation given by the Planck's photoelectric effect. So next lecture हम बाद में करेंगे.